नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई, लेकिन इस वीडियो में आप दो शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे शिफ्ट के कोई बच्चा घर जाने के बाद भेजेगा तो कल सवेरे लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में आप 100 वो प्रश्न देखेंगे जो प्रथम दोनों शिफ्ट में आए। साथ ही साथ इससे 5 गुना आपने एक्स्ट्रा फैक्ट लगा लेना है, तो 500 एक्स्ट्रा फैक्ट और 100 प्रश्न, तो आप 6 से प्रश्न को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और आप सुनिएगा। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और अगर आपने सिर्फ यही वीडियो देखा, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल के एग्जाम में, अगर दिल्ली पुलिस को जो अगला दिन जो एग्जाम होगा उसमें 10 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिले तो मैं यही हूं, बशर्ते शर्त है कि मौखिक रूप से जो बात बोलूंगा वो भी सुनना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? देखिए, बास्केटबॉल के जो संस्था है इंडिया में BFI, इसकी स्थापना 1950 में करा गया था, तो राइट आंसर 1950 हो जाएगा। 1950 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं, जो मेजर है पूछा जाता है, योजना आयोग भले अब हमारे प्रचलन में नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम में अभी भी आते हैं। ठीक है, योजना आयोग भी 1950 में ही स्थापित किए गए थे। 1950 में ही आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है इंडिया में, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। तो आपने बैडमिंटन वाला जो बास्केटबॉल वाला जो संघ है ये आपका 1950 में हो गया। एक है SAI, ये काफी पूछे जाते हैं, CGL में भी पूछा गया, CGL 2023 के अंदर। ये साई है, इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1984 में करा गया था। एक BAI है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 में करा गया था। अगर आपसे कल होकर कोई पूछे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं, तो आप बताइएगा हेमंत बिश्व शर्मा। और हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ का है, ये तो हमसे आप अच्छे जानते हैं भाई कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है किस राज्य में CM है ना। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है ये 1927 में हुआ है। ये भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष काफी पॉपुलर खिलाड़ी बने हैं, तो इनको भी पूछा जाता है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है PT उषा है, और ये PT उषा को क्या क्या कहा जाता है, तो पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। इनके अलावा आपका गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, खेल जगत की उड़न परी भी कहा जाता है PT उषा को। ठीक है, तो ये तीनों नाम रखेंगे, वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। BCCI की स्थापना आपसे पूछते हैं 1928 में होती है। पहला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ग्रांट गोवन था। कौन था? ग्रांट गोवन BCCI में प्रथम अध्यक्ष था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो रोजर बिनी है। कौन है? रोजर बिनी, जो 1983 वर्ल्ड कप के मतलब जो जीते थे उनमें जो है ये भी थे स्क्वाड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। BCCI की मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका बॉम्बे में है। BCCI के सचिव जो है ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा थय्यम किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? देखिए, थय्यम मैं MTS के जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा था उसमें पढ़ाया था। ओट्टम थुलाल थय्यम ये सब पढ़ाए थे वहां पे, है ना। मरमोक्कली इस प्रकार के भी एक डांस हैं। ठीक है, तो ये थय्यम जो है ये केरल के हैं। ऑप्शन नहीं है, अगर केरल ऑप्शन नहीं है तो क्या कीजिएगा, जैसे मैंने आज ही दिन वाले वीडियो में बताया था कि भैया छऊ नृत्य तो आप सभी जानते हैं कि ये ओडिशा और इसके अलावा आपका झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है इन तीनों में से कोई, तो पक्का एक बिहार ऑप्शन होगा। तब बिहार को आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार से ही झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और ये परिस्थिति का सामना किया गया है एग्जाम में, तभी बता रहा हूं, तो जरूर ध्यान रखें। उसी प्रकार से अगर थय्यम में केरल ऑप्शन नहीं है तो कर्नाटक को चूज करना होगा, है ना। इसी प्रकार से मैं आपको एक और बता दूं, जो उगादी फेस्टिवल है, ये आपका मेन रूप से तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। लेकिन अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप कर्नाटक भी इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक के कुछ पार्ट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है भाई, अगर छठ पूजा पूछ लिया, है ना, पूरा पढ़ाऊंगा, वीडियो भले लेंदी हो जाए, छठ पूजा पूछ लिया, ऑप्शन में बिहार नहीं है तो क्या करोगे? तो उत्तर प्रदेश मारना पड़ेगा ना भाई, है ना। इसके अलावा प्रमुख जो नृत्य है कथकली है केरल की, ये शास्त्रीय नृत्य में से एक है। और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखें, ज्यादा बेटर है। मोहिनी अट्टम और
कथकली, ठीक है। इसके अलावा मैं छठ ही उत्तर प्रदेश इसलिए बताया कि जो उत्तर प्रदेश तटवर्ती जिला है बिहार और उत्तर प्रदेश के, जो पश्चिमी साइड है चंपारण वगैरह, तो वहां पे आपको छठ हो जाता है ना, बलिया वगैरह में। इसके अलावा प्रमुख कथकली शास्त्रीय नृत्य बता दिए। केरल के प्रमुख त्योहार में आएंगे तो बिशु हो जाता है ना, इस त्रिशूर पूरम हो जाता है, मकर बिलक्कू हो जाता है, ओनम हो जाता है। ये केरल के प्रमुख त्योहारों में है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओनम कितने दिन मनाते हैं, तो ओनम 10 दिन मनाते हैं। और एक और 10 दिन बाद त्योहार है जो अभी आने वाला है, कौन है भैया? हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल कहाँ पे मनाते भाई? तो नागालैंड में मनाते हैं, ठीक है। और ये ओनम केरल में, ये भी 10 दिन है ना। इसके अलावा जो ये बीसू देख रहे हैं और ये मकर बिलक्कू देख रहे हैं, तो बीसू जो है ये केरल का नववर्ष है, मलयाली नववर्ष कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मलयाली नववर्ष कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि केरल का जो भाषा है मलयालम भाषा बोला जाता है। और ये जो मकर बिलक्कू है, ये मकर संक्रांति के समय हम केरल के अंदर सेलिब्रेट किए करते हैं। और यहां से भी आज क्वेश्चन पूछा है कि जो पश्चिम बंगाल में नववर्ष फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो किस जो है कौन से नाम से करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आप पाएंगे, ठीक है भैया। एक एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केरल में सैलेंट वैली परियोजना है, ये ध्यान रखेंगे। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आपका भारत में हुआ था। और भारत के 3 शहर में राज्य में हुए थे। ये 3 राज्य कौन कौन सा था? तो एगो गोवा, एगो ओडिशा और एगो आपका था महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य ध्यान रखिएगा। देखिए खेल का जो ज्यादातर आयोजन होता है, एक तो ओडिशा में होता है इंडिया के अंदर, एक असम में होता है ना, और गोवा महाराष्ट्र में होता है। इनसे ज्यादा कहीं शायद आयोजन होता हो खेल का, आप देख लीजिएगा पिछला बैक रिकॉर्ड उठा के, ठीक है मेरे भाई। तो अगर जब बाय डिफॉल्ट में कभी याद न रहे तो इनको आप 2 में से 1 बाय गेट 1 फ्री कर सकते हो। मतलब तुक्का जब मारना ही है तो थोड़ा अच्छे से मारेंगे, है ना। वैसे याद करना और पढ़ना सबसे बेटर है। तुक्का के भरोसे नौकरी लगने की चांस बहुत कम होती है ना। भगवान साथ उन्हीं का देते हैं जो साथ लेने लायक हो। अगर आप मेहनत ही नहीं करते तो क्या देंगे साथ, है ना भाई। तो ये इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत के बता ही दिए। इनके अलावा अभी ये आपका 2022 में हुआ है ना। हाँ 2022 वाला मैंने बताया कि भाई 3 स्टेट में हुआ है, माफ कीजिएगा। उस समय भी भारत में हुआ था, तो यहाँ पे स्टेट देश का नाम पूछा था तो भारत राइट आंसर। अभी जो है 2022 में रिसेंटली हुआ है ये सेम चीज, तो ये 3 स्टेट में हुआ है जो बता दिया। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 भी हुआ है रिसेंटली, तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो फीफा अंडर है ना, तो अंडर वाला अर्जेंटीना में हुआ है, अंडर वाला अर्जेंटीना में हुआ है और विजेता उरुग्वे बना है। उरुग्वे ये फर्स्ट टाइम टाइटल जीता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अंडर 20 वाला जीता है। और आपको याद होगा जो पहला फीफा हुआ था, है ना, तो इसके विजेता भी आपके उरुग्वे ही है। पहला फीफा वर्ल्ड कप के विजेता मेन वाला फीफा का भी उरुग्वे है, ठीक है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ये कहां पर ही हुआ? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। विजेता स्पेन रहा है, विजेता इंग्लैंड रहा है। इसके अलावा जो फीफा 2022 ये आपके कतर में हुआ था, विजेता यहाँ पे रहा था आपका अर्जेंटीना और उपविजेता रहा था फ्रांस। अगर कल होके कोई आपसे पूछे कि ये अंडर 20 वाला जो फीफा 2023 में कराए गए, ये अर्जेंटीना से पहले कहाँ पे निर्धारित था? तो कहिएगा इंडोनेशिया में निर्धारित था, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर निर्धारित था। लेकिन किसी कारणवश इंडोनेशिया में नहीं होने हुआ और अर्जेंटीना में कराए गए अंडर 20 फीफा, जहां पे विजेता उरुग्वे बना है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर है। फीफा संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। इसके अलावा देखिए इंग्लैंड बहुत जगह उप विजेता है। हाल फिलहाल के गेम में अगर करंट सेक्शन से आप अच्छा एग्जाम देने जाएंगे दिल्ली पुलिस के बाद, तो करंट सेक्शन से क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए सबसे पहले जो आईसीसी अंडर 19 मेल वाला वर्ल्ड कप है जो 2022 में हुआ था पिछला, है ना, तो इसके विजेता कौन रहे थे? इंडिया। और उप विजेता कौन रहे थे? है ना, इंडिया वर्सेस लिख देता हूं, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया विजेता बन गया तो उप विजेता इंग्लैंड हुआ था। आईसीसी अंडर 19 जो यश धुल की कप्तानी में खेला गया था वेस्ट इंडीज के अंदर 2022 में, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 ये 50 ओवर वाला है महिला वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में कराया गया और पहला एडिशन था। इसमें विजेता इंडिया और उप विजेता यहाँ भी इंग्लैंड रहा था। तो यहाँ भी आप इंग्लैंड ही रनर अप पाएंगे दोनों में। और अभी आपने देखा कि जो महिला वाला फीफा हुआ है वहां भी इंग्लैंड ही रनर अप है। एक एक बात को क्लियर करेंगे। फीफा 2026 आपका, है ना, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। अगला है
तराइन का सेकेंड लड़ाई कब हुआ? तराइन का देखिए 3 लड़ाई है, तीनों मैंने बताया हूं, लेकिन 2 प्रमुख है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक 1191 और एगो दूसरा 1192। दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की पहले में तो विजय हो जाती है, लेकिन सेकेंड वाले में हार हो जाती है, यानी सेकेंड वाले में मोहम्मद गोरी विजय हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1757 का पलासी का युद्ध आपको याद रखना है। पलासी का युद्ध जो है यहाँ पे पलासी कर लीजिएगा, है ना, यहाँ बक्सर लिख गया है ना, थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। पलासी का युद्ध है ना, यह सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे तत्कालीन और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव विजेता रहे थे। इसके अलावा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये वाला होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये बराबर लिखा है। 1764 में अवध के नवाब, मुगल बादशाह जो आपका शाह आलम द्वितीय थे उस समय, उनकी सेना और बंगाल की नवाब की सेना, त्रिकुटी सेना, और इधर से आपका अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो। तो जब भी इनसे क्वेश्चन पूछा है, यही पूछा है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की जीत हुई थी, जाहिर सी बात है, उसके पास जो है टेक्निकल औजार था, अपने पास तो जानते ही है। पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556 और 1761 में होती है। 1526 में इब्राहिम लोदी हारते हैं बाबर से, 1556 में हेमू हारते हैं अकबर से, और 1761 में जो है मराठों की पराजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली से। तो ये तीनों युद्ध जरूर याद रखें, है ना, पूछते हैं आपके एग्जाम में। अगला है तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था जी 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 में हुई थी और विजयनगर साम्राज्य 1565 तक फली फूली, लेकिन इसके बाद इसकी जो है पतन स्टार्ट हो गया। इसीलिए आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो डिक्लाइन है, पतन है, वो कब से हुआ था, तो आप कहोगे तालीकोटा का युद्ध 1565 से। इसके अलावा एक है बॉडीवास की युद्ध। देखिए यहाँ पे बॉडीवास लिखा गया है, इसे बार्डीवास लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा बार्डीवास, है ना। बॉडीवास कहेंगे तो नहाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसे लिखिएगा बार्डीवास, है ना। तो ये 1760 में होती है अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच, और इसमें इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की जो है बहुत बुरी तरीके से हार होती है और इंडिया से लगभग इसकी सुपरा साफ हो जाती है। हालांकि फ्रांसीसी जो सरकार, मतलब फ्रांसीसी कब्जा है, वो अंत तक रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। पदुचेरी वगैरह जो इलाके हैं आज भी आपको फ्रांसीसी बस्ती जैसे नजर आएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का नववर्ष किस त्योहार को कहते हैं? मैंने आपको नववर्ष का सीट आज नहीं, आज से 100 साल पहले दिया था लगभग, है ना। आप यहाँ पे ये सीट देख सकते हैं, इस सीट से बाहर नववर्ष की त्योहार आज तक एग्जाम में नहीं आया है। और जो मकर संक्रांति के समय अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो जाता है, इस सीट से बाहर आज तक नहीं आया है। ये सीट आपको 100 साल पहले दिया गया था, आगे का काम आपका हो जाता है। चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो नववर्ष की त्योहार होती है ना, ये पोतांदु आपका तमिलनाडु में होता है, विशु आपका केरला में होता है। उगादी का मैं अभी चर्च कर रहा था, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। लेकिन अगर आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तो आप कर्नाटक को भी आंसर करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा, है ना, देव प्रतिपदा ये गुजरात जो इलाका है वहां पे मना लेते हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा ये अलग रहना है। इसके अलावा जूड़ शीतल का त्योहार हम बिहार में मना लेते हैं। इस प्रकार से इसका नाम है, आप थोड़ा बहुत इसे ध्यान रखें। असम में तो बिहू है, चाहे मकर संक्रांति हो चाहे नववर्ष हो, बिहू होता है। मणिपुर में इसे चोरवा कहते हैं, है ना। नवरेह आप जम्मू कश्मीर वगैरह में कहते हैं, बैसाखी इसे आप पंजाब में कहते हैं। तो ये आपका जो है, अच्छा, पहला बैसाख इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे लिखा है पहला बैसाख, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है क्या लिखा था, किस महीना, तो बैसाख लिख सकते हैं आप, यहाँ पे बैसाख हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर। और क्या, इसके अलावा किस नाम से है तो यही होगा, नाम है डायरेक्ट यहाँ पे लिखा ही तो है। इसके अलावा मकर संक्रांति असम में तो बिहू ही कहेंगे, है ना। पंजाब हरियाणा में इसे कहते हैं लोहरी, उत्तर भारत में इसे हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी पोंगल कहाँ पे होता है भाई, तमिलनाडु में, है ना। मकर बिलक्कू केरला में। उत्तरायण कहाँ पे, गुजरात में। और जो जगह छूट गया यहाँ पे आप मकर संक्रांति के नाम से ही इन्हें जानते हैं। चलते हैं आगे। अगला है हमारा भैया PDF स्कीम। थोड़ा सा आधा मिनट का समय ले लूँ, जो बच्चे भैया किसी की अच्छा हो जाए भाई
दो चार 10 रुपये खर्च करने से। पीडीएफ स्कीम इस प्रकार है मेरे भाई, जो आप एनालिसिस देख रहे हो पीडीएफ फ्री है। ये कहाँ पे मिलता है? टेलीग्राम पे मिलती है, और जो ग्रुप में है उनको तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो अतिथि हो गए तो उनको मिलेगा ही। देखिए पीडीएफ स्कीम है RS 40 रुपये में आपको क्या मिलता है? SSC का ये तैयार मिलेगा आपको, हमारे 57 क्लास की नोट मिलेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, इसमें 5 क्लास शेष है, टोटल 21 में 16 तैयार है। इसके अलावा टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो ये 40 का है। 25 का खाली लेंगे तो SSC और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, दोनों तैयार रेडीमेड मिल जाएंगे। इसके अलावा 25 का और लेंगे तो DP और टॉपिक वाइज, ये इसमें 5 क्लास शेष है, बाद बाकी ये भी रेडीमेड हो गया है। RS 35 का लेंगे, बिहार SSC या SI का एग्जाम देना है तो इसके लिए इसमें 40 क्लास आएंगे, जिसके 6 क्लास हुए हैं, 34 क्लास बाकी है। जैसे ही दिल्ली पुलिस की एग्जाम जिस दिन रेस्ट होगी उस दिन से ये जो है अपने फुल फ्लेज में आ जाएगा, टॉपिक वाइज फ्री मिल जाएगा। RS 60 लेंगे तो SSC BSSC SI और टॉपिक वाइज सब मिल जाएंगे। और 70 में अगर आप बाय करते हैं तो हमारी जितनी भी PDF अब तक हमने चलाया है पिछले एक आध साल से, सबको आपको जो है दे दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो ये PDF स्कीम है। अगर आप इंटरेस्टेड है कोई भी एक मतलब बाय करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1236 से 1240। देखिए जो आज तक इतिहास गवाह है, 3-4 आदमी की कार्यकाल पूछते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, या गुलाम वंश के अधिकांश शासक का पूछता है। मैंने आपको यहाँ पे गुलाम वंश के अधिकांश शासक को आपको बताना है और उसके साथ साथ विशेषता भी बताना है। आइए, है ना, ये जो रजिया है ये कौन है भाई? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री है। कौन है? इल्तुतमिश की पुत्री है, इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया। ये रजिया जो है फर्स्ट महिला सुल्तान है जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पे बैठी या इंडिया की शासन संभाली, क्योंकि दिल्ली उस समय इंडिया होता था। आज भी आपने सुना होगा एक पिक्चर है बॉर्डर पिक्चर में मुखबिरों से जो है पता लगाते हैं सनी देओल कि भाई क्या क्या बोल रहे थे हो, तो बोल रहे थे कि हम दोपहर की नाश्ता दिल्ली में करेंगे। दिल्ली मतलब इंडिया, है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश की शान, इल्तुतमिश की जो शासन अवधि है ये कब से कब तक रहा था? 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश की क्या खासा है भाई? तो ये जो है कुतुब मीनार है उसको पूर्ण करवाया, जीतल और टका चलवाया, तुर्कान ने चिहलगानी दल का गठन किया, ये सब इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा बलबन लगभग जो है 20 साल तक शासन किया। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 1266 से 1287 बलबन, इसे नसरुद्दीन बलबन भी कहते हैं। ठीक है भाई, बलबन जो है सिजदा और पैबोस चलाया था। क्या चलाया था? सिजदा और पैबोस की प्रथा कौन चलाया था? तो बलबन ने चलाया था। बलबन ने, है ना, एक त्योहार है पारसी जिसे हम कहते हैं नवरोज। क्या कहते हैं? नवरोज। तो ये नवरोज का त्योहार भी बलबन ने ही चलाया था। बलबन ने राजा को पद को सर्वाधिक महत्व दे दिया था। वैसे आज भी चलता है लेकिन इसके काल में कुछ ज्यादा हो गया था। इसके अलावा जो आपका गुलाम वंश है उसे हम ममलूक वंश भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? ममलूक वंश कह लेते हैं। संस्थापक कौन था? ऐबक बाबा था। ऐबक कब संस्थापित करते हैं? 1206 में। ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। कैसे होती है? घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय। ऐबक को क्या कहते हैं भाई? लाख वक्स कहते हैं, लाख वक्स कहते हैं, लाख वक्स, है ना, यानी लाखों का दान देने वाला। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम ओर बहने वाली नदी कौन सी है ना? तो प्रायद्वीपीय भारत में भी बहे और पश्चिम ओर भी बहे, तो ये नदी मेरे ख्याल से नर्मदा भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से और भी होता है। अगर ओरिजिन भी प्रायद्वीपीय भारत से ही हो और बहे भी पश्चिमी दिशा में तो फिर मामला डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में बहते हुए जो नदी पश्चिम की तरफ बहती है तो ये नर्मदा भी है और सबसे बड़ी भी है, जो अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ये भले मध्य प्रदेश MP अमरकंटक से निकलती है लेकिन इसकी जो दिशा है उल्टा है, और ये उल्टा दिशा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहते हैं, तो उल्टा। और ये भ्रंश घाटी का भी फॉलो करते हैं, भ्रंश घाटी को भी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये डेल्टा का निर्माण भी नहीं करते हैं। और ये कहाँ गिरते हैं भाई? अरब सागर में गिरते हैं। इस पे जो परियोजना है नर्मदा पे, ये ज्यादा पूछा जाता है। आपने नर्मदा मैया को काफी बार, ओमकारेश्वर जो तीर्थ स्थल है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ये नर्मदा में है ना। तो नर्मदेश्वर जो बांध है, इसके अलावा आपका ओमकारेश्वर हो जाएगा, इसके अलावा नर्मदेश्वर, ओमकारेश्वर, इसके अलावा सरदार सरोवर, ये सभी के सभी जो है ये आप नर्मदा पे आ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसकी ओरिजिन भी प्रायद्वीपीय है ना। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। इसके अलावा जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सा? गोदावरी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा किधर गया? इधर है। ये कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, सतारा के पास से। और ये तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी, ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़, रायगढ़ के समीप से। तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की 1, 2, 3 नदी है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ पे क्लू था कि पश्चिम दिशा में बहने वाली, तो नर्मदा राइट आंसर हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया था। कावेरी नदी का उद्गम बहुधा पूछे जाते हैं, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गंगा और यमुना तो जानते हैं, उत्तराखंड से। गंगा का स्रोत जानते हैं आप, अलकनंदा और जो है भागीरथी है, देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनता है। यमुना का यमुनोत्री हिमानी है ना। इसके अलावा जो आपका ये क्या है भाई? सोल और नागदा। नागदा एक स्टेशन का नाम है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे नागदा नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए सोन और नर्मदा। ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन चली जाती है पूर्व दिशा में और बिहार में जाके जो है गंगा में समाती है ना। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, करेक्शन कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, है ना। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी गरिमा मैं आपको समझा ही चुका हूं कि क्या है। इंडिया में प्रवेश करेगा तो दिहांग कहलाएगा, तिब्बत में सांगपो कहलाएगा। इसके बाद जो सहायक नदी है उसके बारे में बता ही दिया था, तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, है ना, लोहित, बराक, है ना। ये असम का शोक कहलाता है। इस पे माजुली नदी द्वीप है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ना। तो ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा की बात हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस में चलता है मेरे भाई। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाला नदी जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब। अच्छा, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटेगा, है ना। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है कौन कौन से है? तो समगोका मैं आज से नहीं 5000 साल पहले से बता रहा हूं। इसमें सबका अर्थ लगा लेना है। सौ से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, को से कृष्णा, को से जो है कृष्णा कह लीजिए, क से कृष्णा, का से कावेरी, स्वर्ण रेखा, स म गो क का। इस प्रकार से मैंने अपना बनाया है भाई। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो तो जाने दो, पहले मैं तो बताया था स म गो क का। इस प्रकार से मैं लिख रखा है। देखिए, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये और आगे से गंगा। तो गंगा के बारे में सब जानते हैं क्योंकि बांग्लादेश में पद्मा, और उधर बंगाल की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी है। तो क्या मिल जाएंगे? गिर जाएंगे भाई गंगा में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, है ना। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी किस धर्म के लोग हैं? पहला दिन पहला शिफ्ट में क्वेश्चन बताया था मैंने ये, ठीक है, कि जैन धर्म के लोग सबसे कम है और साथ ही साथ जो इसके दशकीय वृद्धि ग्रोथ है वो भी सबसे कम था, ठीक है। तो जैन धर्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक आबादी की बात करेंगे, है ना, तो सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म का, दूसरी आबादी इस्लाम धर्म का, तीसरा क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा, चौथा बौद्ध, पांचवा जैन हो जाएगा। हालांकि अन्य धर्म के भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म के नहीं मानते तो उसको हम अन्य श्रेणी में ले जाते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, है ना, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ निरूपित कर रहा है कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ था और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ था। तो सबसे अधिक वृद्धि आपके मेघालय में हुए थे, लगभग 28% दशकीय वृद्धि है, और सबसे कम वृद्धि हमारा नागालैंड में हुआ था, -0.6%। यहाँ पे बढ़ने के बजाय घट ही गया था, कारण चाहे जो रहा हो। इसके अलावा जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। जनगणना संघ सूची की विषय है, ध्यान रखेंगे। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुआ था। ये मेयो की हत्या आपका अंडमान सागर में हुआ था, यानी अंडमान निकोबार में कह लीजिए। इसके अलावा तत्पश्चात लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना 1881 रिपन के समय से हुआ। जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए, है ना। आजादी के बाद जो 2011 में जनगणना हुआ ये 7वीं जनगणना थी, और 2021 में जो जनगणना हो रही है या होगी ये आपका 8वीं जनगणना होगी। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में कराया गया था। तो ये कुछ जनगणना का बेसिक जो है आपका। इसके अलावा जनगणना 2011 में लिटरेसी की बात करेंगे 74.04% था, मेल वाला 82.14, फीमेल वाला 65.46। सबसे कम जो है आपका बिहार का था, सबसे अधिक केरल का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है आपका क्या है भाई जनगणना लिटरेसी रेट, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुडुचेरी को काट के लिटरेसी रेट का जो है लक्षद्वीप कर लीजिएगा। लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, और पुडुचेरी की लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ 2 जगह करेक्शन है, मैं कर दूंगा। एगो पीछे देखा आपने और एगो ये देख। इसके अलावा क्या होता है ना कि टैप करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती तो कर ही देते हैं, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं।
गिद्धा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पंजाब की है। गिद्धा नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। गिद्धा घूमर कई बार बताएं सिर्फ महिला ही भाग लेती हैं। उसी प्रकार से आपका जो है मोहिनी अट्टम डांस है, उसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। भांगड़ा नृत्य पंजाब हरियाणा में भी किया जाता है। गिद्धा भी पंजाब हरियाणा में किया जाता है। एक आपका भांड नृत्य है, ये भी आपका पंजाब में किया जाता है। और एक आपका पाथेर भांड है, ठीक है। पाथेर भांड जो है ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप पहले सुनते होंगे कि आए दिन पत्थरबाजी हो रहा है, वहीं पे जो है वहां पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये जो पत्थरबाजी होता है इससे याद रखते हैं पाथेर पत्थर भांड, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। खाली भांड जो रहेगा ये रहेगा पंजाब का, ठीक है। तो जो भांगड़ा है ये पंजाब हरियाणा में किया जाता है। इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। साथ ही एक बार एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा कि ये भांगड़ा नाम कहां से लिया गया है? तो हेम्प से लिया गया है। हेम्प आप समझते हैं क्या होता है। इसके अलावा राजस्थान में की जाने वाली प्रसिद्ध नृत्य घूमर, घूमर में कौन भाग लेता है भैया? सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है ना। इसके अलावा राजस्थान के और नृत्य में आएंगे। कलबेलिया का समय आ गया है, हो सकता है कि अगला शिफ्ट में आपको कलबेलिया देखने को मिले। इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। पंजाब हरियाणा की प्रमुख त्योहार लोहड़ी है और बैसाखी है। अभी आपने देखा लोहड़ी मकर संक्रांति के समय और बैसाखी पंजाब हरियाणा का नववर्ष फेस्टिवल है। इसके अलावा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। भैया मैं पहले आपको बता दूं कि खाली गवर्नर कहेगा तब तो क्लाइव आपने आंसर कर देना है। क्लाइव गवर्नर क्लाइव को कहा गया, माना गया। इसके अलावा जो वैरेन हैंगस्टस है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर के बाद जनरल वाला शब्द, तो ये कौन है? वैरेन हैंगस्टस। कहां का? बंगाल का। लेकिन पूर्णतः पूरा भारत का गवर्नर जनरल जिसे घोषित किया गया ये है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत जो है इन्होंने ही किया था, है ना, 1829 ईस्वी में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका भारत का प्रथम वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग होता है। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है ना। तो ये बना था आपका 1857 जो विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह में जब अंग्रेजों की जीत हुई तो जो गवर्नर जनरल पोस्ट है अब इसे वायसराय के पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब अब तुम्हारा नाम एसपी नहीं डीएसपी रहेगा, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया। रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से, है ना। किससे है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के बारे में ज्यादा क्या कहना, सब चीज बता रखा हूं। पन्नूर शैली, बजबूर शैली, ये सब बता रखे हैं कि भरतनाट्यम में ही होते हैं। इसमें 3 और पार्ट होते हैं, अभंग त्रिभंग सभंग, ये भी बता रखे हैं। जाति स्वरम तिल्लाना शब्दम, ये जो है इनके करने का क्रम है, ये भी बता रखे हैं। तो इसके बारे में क्या ही बताना, बाद बाकी नाट्य शास्त्र और आपका जो है अभिनय दर्पण से उद्धत है ये नृत्य, ये भी बता रखे। इसके अलावा जो आपका कलावती देवी, आज हम देवी देवी बता देंगे। कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये आपका मणिपुरी से है। साथ ही झावेरी बहन और सिंह सरनेम। आगे मैंने आज जो है ट्रिकी वे में ही लिख दिया है कि आप नृत्य वाले कैरेक्टर को कैसे पकड़ोगे। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है, ये भी देवी है, इसीलिए यहाँ पे बताना सही रहेगा। इसके अलावा एगो चारू माथुर है, चारू माथुर, है ना, चारू माथुर। तो ये आपका कहां से है? मणिपुरी से। इसके अलावा चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 324 से। देखिए चुनाव आयोग का जो जिक्र है निर्वाचन आयोग का, ये 324 से 329 आर्टिकल के मध्य में रखा गया है। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज के बारे में, लेकिन संबंधित है चुनाव आयोग से, ठीक है। चुनाव आयोग किस प्रकार की निकाय है भैया? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संविधान में इसके लिए जो है स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, यानी इसको आर्टिकल अलॉटमेंट मिला है, अलॉट किए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक है, देहाती भाषा समझने वाला। इसके अलावा वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है भैया? राजीव कुमार साहब है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब पहले खाली चुनाव आयुक्त होता था, अब मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रमा देवी जो है महिला चुनाव आयुक्त बनी थी, और अब मैं बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के प्रमुख जो है कार्य क्या है? तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना। आम आदमी पार्टी को मिल गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। कोई मुझे बता सकता है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से जो है हटा दिया गया है हाल फिलहाल में, है ना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के लिए जो है जिम्मेवार रहना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा और राज्य के विधानसभा की चुनाव भी करवाना। किसकी? लोकसभा राज्यसभा, राज्य के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना राज्यों में,
है ना। तो ये भी चुनाव कौन करवाते हैं, तो ये भी चुनाव आपका करवाते हैं कौन भैया, तो आपका चुनाव आयोग ही करवाते हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर आपका नगर निगम की चुनाव हो गया या फिर ग्राम पंचायत की चुनाव हो गया, तो ये कौन करवाएगा, तो ये आपका करवाता है मेरे भाई नगर निगम ग्राम पंचायत का जो उस राज्य में पार्टिकुलर चुनाव आयोग होता है, यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। नई आर्थिक नीति से सब दिन क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यही पूछता है कि भाई क्या क्या लाया गया था, तो आर्थिकरण में जो है आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण मॉडल जिसे आप एलपीजी मॉडल भी कहते हैं को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उदारीकरण क्या होता है कल बताया था, जो कानून सरकार की कानून लगाम होते हैं उसमें थोड़ा सा ढिलाई देना, उदारीकरण उदारता दिखाना। वैश्वीकरण नाम से स्पष्ट है, निजीकरण नाम से स्पष्ट है। कब आया था 1991 में, लेकिन इस पे विचार सबसे पहले राजीव गांधी साहब के काल में जो है 85 में ही किया गया था, लेकिन नरसिम्हा राव के सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उदारी ये बता ही दिए उदारीकरण वगैरह। इसके अलावा पीएम दक्ष योजना की शुरुआत कब होती है, 2021 में होती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अभी 17 तारीख को पिछले महीने जो है आपको किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को किया गया था, एलपीजी कनेक्शन से है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, भैया भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच रेखा, इस पे इक्वाडोर है ना, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब देश आपका जो है स्थित है। इसके अलावा ये जो कर्क रेखा है ये आपके भारत से गुजरते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, मैंने बता रखा है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरते हैं। मैंने नक्शा पे आपको खींच के दिखाया था कि कैसे गुजरते हैं 8 राज्यों से। तो गुजरात, ये आपका गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है ये जो है झारखंड, आपका जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से 8 स्टेट है जहां से गुजर जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। इसका ओरिजिन पूछ लिया गया था, तो विक्टोरिया झील जो है इसका ओरिजिन है, विक्टोरिया झील। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर से पूछा गया है, गोदावरी। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन आ चुका है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, राणा सांगा की हार होती है इसमें। 1528 में बाबर के और युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, से मेदिनी राय को हराया था। बाबर एको को युद्ध नहीं हारा था, सिंपल सी बात है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, नुसरत शाह और बाबर के बीच नुसरत शाह हार गए थे। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के प्रथम लड़ाई हुए थे, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, इंडिया में सल्तनत की समाप्ति हुई थी। इसके अलावा 1494 में बाबर फरगना का शासक बना था, यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछा है, ठीक है। अब बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर, दानशीलता की भावना हेतु। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में कहां पर वर्षा होगी, इस प्रकार की प्रश्न है। तो अक्टूबर और नवंबर में जो वर्षा होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर था, साउथ के पार्ट और पार्ट में होते हैं, लेकिन तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में या रबी के फसल के दौरान, शीत ऋतु कहिए या फिर रबी के फसल के दौरान कहिए, जो वर्षा होती है भारत में, है ना, तो ये वर्षा आपके उत्तर पश्चिमी भारत में भी होती है, उत्तर पश्चिमी भारत में भी होती है, जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह में भी होती है। ये वर्षा का मुख्य कारण आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। आपसे पूछता है कि जो शीत ऋतु काल में या फिर रबी के फसल के काल में उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है ये किस कारण से होती है, तो आप कहेंगे जी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से उठती है, तो आप कहिएगा जी भूमध्य सागर से उठती है। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो मासिन राम मेघालय में है, जहां गारो खासी जयंतिया पर्वत भी है और जनजाति भी है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कल मैंने मेघालय के नोकरेक और नोंगक्रेम बता दिया था कि नोंगक्रेम जो है ये त्योहार या नृत्य है, जबकि नोकरेक क्या है, चोटी है। इस प्रकार से मैं आपको बता दिया था। इसके अलावा लाहो, बांग्ला, ये सब भी आपके मेघालय के त्योहार थे जो आपको ध्यान रखना है। भारत में अधिकांश वर्षा का स्रोत क्या है भैया, अरब सागर है। अरब सागर से 60% वर्षा होती है भैया। 40% जो होती है ये आपका बंगाल की खाड़ी से होती है, यानी वर्षा का मैक्सिमम स्रोत कहां से आता है, तो अरब सागर से आता है ना। इसके अलावा वर्षा किस मानसून में होती है इंडिया में सबसे ज्यादा, तो आप कहेंगे जी दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी मंगल पांडे को फांसी। खुदीराम
बोस को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो 18 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में दिया गया था फांसी की सजा। और ये सबसे कम उम्र में जो है फांसी की सजा पाकर जो है शहीद हुए थे, शहादत को प्राप्त किए थे। तो नमन है इनको, है ना। तो इसकी वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं भाई, है ना। तो इनको जरा ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को जो है दिया गया था, इनको भी ध्यान रखिए। 1857 की विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर से भड़का था। इसे मई नहीं मई कर लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से 3 जगह करेक्शन है, जरूर कर देंगे, है ना। तो ये सब जो है, जो फांसी की सजा, जो हमारे जो सपूत थे इस देश के, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश हेतु, उनके फांसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे है, कुछ आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भगत सिंह साहब ने असेंबली में बम कब फेंका, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। भगत सिंह साहब की किताब भी पूछे जाते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट, ये जो है उनके पॉपुलर बुक में से है। आजादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। आजादी की अमृत महोत्सव क्यों चालू किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कि सेम उसी दिन से आपने किया है। और ये जो है कब किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया। और किसको याद दिलाते हैं? दांडी मार्च को, क्योंकि वो भी 12 मार्च को ये स्टार्ट किया गया था 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। और ये जहां से किया गया था वहीं से आजादी की अमृत महोत्सव भी शुरू होती है, यानी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमृतकाल का पहला बजट अगर आपसे कोई पूछे कि कब होता है, तो 2023-24 जिस बजट को हम लोग अभी जी रहे हैं, इसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि नाम दिया गया है इस अमृतकाल के प्रथम बजट को, क्योंकि इसमें 7 मेजर सेक्टर को, मतलब तथ्यों को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। 7 हो गए भाई? नहीं 6 हो गए, वही 7 को। इस प्रकार से जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो जिब्राल्टर मोरक्को से स्पेन को अलग करती है, मोरक्को से स्पेन को अलग करते हैं। ये मोरक्को याद आया क्या कुछ? इब्न बतूता यही के थे, इब्न बतूता जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में इंडिया आए थे, काजी के पद पे भी रहे थे और रेहला नामक किताब भी लिखे थे। तो ये जो है आप वही मोरक्को की बात हो रही है। तो मोरक्को से स्पेन को अलग कर लेंगे जिब्राल्टर से। स्वेज नहर किसको जोड़ते हैं भैया? लाल सागर से भूमध्य सागर के। टोटल अगर लंबाई की बात करेंगे तो 168, यानी 164 से 168 इसके जेनून लंबाई है। लेकिन आजकल इसकी बेल्ट की लंबाई बढ़ा दी गई है, तो आज जो है 175 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो 168 से 164 से 168 वाला जो ऑप्शन रहेगा, कहीं कहीं 165 जो है सटीक पूछता है, तो ये भी आप आंसर मार के आएंगे 164 से 168 वाला। इसके अलावा पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को अलग करती है, ध्यान रखेंगे, है ना। लेसेप्स द्वारा बनवाया गया था, 1914 में बनके तैयार हुआ था। इसके अलावा जो स्वेज नहर है ये 1869 में बनके तैयार हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1869 में बनके तैयार हुआ था। ये वही 1869 है जब मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी दुनिया के सामने जो है प्रकाशित करवाए थे। तो ये सब बात द्वारा बहुत ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसके अलावा पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये आप सभी जानते हैं। राम सेतु भी है भारत और श्रीलंका के बीच है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, यहाँ से जो बच्चे आज तक क्वेश्चन एग्जाम अटेंड नहीं किए एग्जाम में, इसका मतलब वो ध्यान नहीं रख पाते। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 10 डिग्री चैनल में मैंने क्या बताया है कि छोटका से बड़का को जोड़ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो ये अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल में सेम पहला अक्षर रहेगा, देखिए मालदीव से मिनिकॉय, यानी दोनों में मोमो पहला है। और 9 डिग्री चैनल दोनों अलग अलग रहेगा, लक्षद्वीप से मिनिकॉय, है ना। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है भैया? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहारो दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये कुछ दिवस है। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? कल बता रखे थे, मौलिक अधिकार बढ़िया से, इसीलिए मैं सिर्फ यही लिख के निकल जाऊंगा। तो अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। एक आपसे डायरेक्ट पूछता है कि ये जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर कोई भी जो है अल्पसंख्यक अपने पसंद की जो आपका शिक्षण संस्थान को जो है
स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कौन से आर्टिकल में इस प्रकार की वर्णन मिलता है? तो बताइएगा आर्टिकल 30, है ना। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। साथ ही साथ जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर नहीं भैया, कॉमन मैन, है ना, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जब उनका मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसके अलावा विजेंदर सिंह का संबंध किस राज्य से है भैया? तो हरियाणा से है। विजेंदर सिंह बॉक्सर है। इसके अलावा 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पे ब्रॉन्ज जीते थे विजेंदर सिंह। इसके अलावा हिमा दास, ये असम के हैं। अभी असम में जो है खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है हिमा दास। इसके अलावा हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस कहते हैं हिमा दास को, ढींग एक्सप्रेस। इसके अलावा मीराबाई चानू, मैरी कॉम, ये दोनों के दोनों मणिपुरी के हैं। निखत जरीन तेलंगाना की महिला पेशेवर बॉक्सर है। पीटी उषा केरला की है। अनु रानी उत्तर प्रदेश की जेवलिन थ्रोअर है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से? भैया कल ही बताए थे, यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेती है। आपके अंदर ऑप्शन में भरतनाट्यम कभी भी नहीं देता है, कुचिपुड़ी को ही आपको सिलेक्ट करके आना पड़ेगा। यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना जो है दिल्ली में करा था। मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन से स्कूल के डांस आपके पूछे जाते हैं। एक सृजन पूछे जाते हैं जो उड़ीसा में है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस आपके जो है दिल्ली में है। एक नालंदा डांस वाला जो आपका संस्था है ये महाराष्ट्र में है, जो कनक रेले जुड़े हुए हैं उससे, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई का दर्पण एकेडमी, ये भी पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य में 3 भाग होते हैं, अभंग, त्रिभंग, सभंग। यह एकल महिला नृत्य है ना, जो मैं मौखिक रूप से बताया भी था। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनघनत्व सबसे कम है? तो जनघनत्व सबसे कम कहाँ रहेगा बताइए? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपको, जो मैं हमेशा बताते आया हूं कि किसी भी चीज को टॉप से 3 और बॉटम से 3 जरूर याद रखें। आजकल एग्जामिनर समझ गया है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा याद कर लेगा, तो बीच वाला पूछ दो, है ना। तो मिजोरम था शायद ऑप्शन में, तो मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनघनत्व बिहार की है और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। अब आते हैं ग्राफ के तरफ। देखिए मैंने आपको जनगणना ग्राफिकल मोड में पढ़ाया था आपको अच्छे से याद होने के लिए, तो आप देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज में जाएंगे ना तो 10 गो क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है। तो खाली टॉपिक के वाइज अगर 9 गो वीडियो है कि 20 गो वीडियो है मेरे ख्याल में, 20 गो नहीं 15 गो होगा, है ना। और अगर आपने मान लीजिए एक वीडियो पे 20 मिनट टाइम दिए, 15 300 मिनट, 5 घंटा, 5 घंटा में अगर 10 गो क्वेश्चन बन रहा है तो मेरे ख्याल से घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई, है ना। तो ये सबसे ज्यादा घनत्व तो देखिए बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा स्थान पे मिजोरम, तीसरा स्थान पे सिक्किम, चौथा स्थान पे मणिपुर, 5वां स्थान पे नागालैंड। तो जो भी कम घनत्व है ना सब पूर्वोत्तर में है, जाके वहीं घर बनाएंगे अब। इसके अलावा किस राज्य को कलिंग भी कहा जाता है? कलिंग तट, उत्कल तट उड़ीसा को कहा जाता है। मैंने बताया है कामरूप जो है असम को कहा जाता है, इस प्रकार से, है ना। पंचाल, है ना, आपको कहा जाता है पंजाब को, इस प्रकार से, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत, है ना। इसके अलावा उड़ीसा के तट को कलिंग तट, उत्कल तट कहते हैं। प्रसिद्ध कलिंग का संबंध जो है कलिंग युद्ध का, यह अशोक से है, 261 बीसी में हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, जो जैन धर्म को मानते थे, और प्राकृत भाषा में हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है। उदयगिरी का खंडर जो है ये उड़ीसा में है, आपको बताया था, है ना। इसके अलावा जो आपका मैंने एक बताया था कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहारों में है। इसके अलावा उड़ीसा में क्या क्या है? गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। आपने ये सुना होगा कि एक ओलिव रिडले कछुआ की जो प्रजाति है ये आपका उड़ीसा में ही मिलता है, ओलिव रिडले, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, ये चिल्का झील उड़ीसा में है। नंदन कानन उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और गोल्डन बीच जिसे ब्लू फ्लैग भी दिया गया है। और ब्लू फ्लैग जो बच्चे नए हैं क्या होता है मैं बता रखा हूं कि जो ऐसा बीच, बीच मतलब भैया बीच वाला बीच नहीं, बीच मतलब जहां पे जो है आपका तट किनारा होता है, जहां पे लोग घूमने टहलने जाते हैं या फिर खेलने जाते हैं, तो ये जो बीच होते हैं, तो ये जो गोल्डन बीच है ये आपका कहां पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसे ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग मतलब पर्यावरण के अनुकूल बीच है और साफ सफाई। इसके अलावा उड़ीसा की प्रमुख त्योहार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के जैसे ही छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा निकाले जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। नौखाई त्योहार होता है, नवकलेश्वर महोत्सव होता है, गोटी पुआ नृत्य होता है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य होता है, और छऊ डांस होता है, मयूरभंज का छऊ। 3 जगह में, एक जगह उड़ीसा भी है, पुरुलिया है, सरायकेला है और मयूरभंज है। तो मयूरभंज का है, उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति के कारण क्या थी भैया? ये कोई क्वेश्चन पूछता है क्या?
चर्बी वाला कारतूस। क्या था भैया? चर्बी वाला कारतूस। यही जो है मतलब कारण, मुख्य कारण बना। परिणाम क्या रहा भैया? परिणाम रहा कि जो हम यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारी शासन व्यवस्था को देखी जाती थी, अब ये शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। यानी तत्कालीन जो राजा रानी रहेगा ब्रिटेन में, वो हमें जो है यहाँ से मतलब चलाएगा हम मतलब इंडिया का कानून। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत में प्रथम वायसराय बना था, बता दिए थे। इसके अलावा विटामिन ए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अब तो ऑप्शन तो है नहीं, फिर भी विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। मैंने बताया एक को छोड़ो दो, तो बी और सी, मैंने एक को छोड़ो और दो अगला लो, तो ये जो है जल में घुलनशील है, बी और सी। बाद बाकी जितने भी विटामिन है ए, ई, डी के, ये सभी के सभी आपके जो है फैट सोलुबल है। विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रसायन की भाषा में इसके कमी से आंख की जो बीमारी होता है, जीरोप्थेल्मिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सभी के सभी जो है आपके आंख की बीमारी विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन ए में जो है गोल्डन राइस आती है, ये विटामिन ए की समृद्ध तत्व पाए गए हैं जांच से। इसके अलावा विटामिन ए जो है आपका गाजर वगैरह में भी मिलेगा, पालक वगैरह में भी मिलेगा। इसके अलावा झावेरी बहन का संबंध किस नृत्य से है? माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी जो है, अब ठंडी का महीना आया तो लगभग रहता ही है। झावेरी बहन जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अब मैं देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको क्लू बता दिया हूँ, एग्जाम में अगर याद नहीं है फिर भी आप जो है नृत्य को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, सिंह सरनेम और झावेरी बहन कहाँ जाओगे? मणिपुरी के पास। महराज सरनेम कथक नृत्य के पास जाएंगे, या फिर तबला से संबंधित बताएंगे। रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी में जाएंगे, गद्दाम पजमदा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। महापात्रा सरनेम ओडिसी में जाएंगे। तो ये कुछ क्लू है जो आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा सत्रिया नृत्य का क्या क्या क्लू है भाई? शौकिया, जैसे तपन शौकिया, तपन शौकिया को अभी जो है असम वैभव से सम्मानित किया गया है 2023 वाला, है ना। तो शौकिया, बरबयान, गोस्वामी, ये सब सरनेम के साथ आप सत्रिया नृत्य में जाएंगे, ठीक है भैया। पिंजर किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम का। कोरा कागज भी अमृता प्रीतम का है। कहा गया भाई? कोरा कागज, रसीदी टिकट, कोरा कागज, ये सभी अमृता प्रीतम के हैं। पिंजर किस भाषा के उपन्यास है? तो कहिएगा पंजाबी भाषा के हैं। अमृता शेरगिल, ये तो अमृता प्रीतम है, एक अमृता शेरगिल है। ये अमृता शेरगिल क्या है भैया? चित्रकला से संबंधित है, चित्रकारी करती है। इसके अलावा यामा किसके किताब है? महादेवी वर्मा के। आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी से कुछ याद आया? कुछ याद जरूर आया होगा। ये पहले विजेता है, आप लोग बताइएगा किसके। तो ये जो आशापूर्णा देवी है, इनके जो प्रथम प्रतिसूत्र है, इन्हीं के लिए विजेता बनी थी। बताइएगा कौन सी अवार्ड है वो। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में करा गया था। मैंने टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, नागार्जुन, ये सब बता दिया हूँ। बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान का ओरिजिनल नाम कमरुद्दीन। 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न भी दिया गया। बिहार से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खान साहब। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। कब होते हैं? 1976 में। कौन सी समिति से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? स्वर्ण सिंह समिति से जोड़े गए थे, है ना। 86वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों जो है ऐड किया गया था 2002 में, है ना। कौन सा वाला? शिक्षा वाला, है ना। तो ये तो कल भी पूछा गया था, आज भी बता दिए। ये आपके मौलिक कर्तव्य की सीट है, मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। सीधे आगे चलता हूं। तुर्कान चिहलगानी दल का गठन किसने किया था? आगे हमने इल्तुतमिश की बखान कर लिया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर है इल्तुतमिश, और कल या परसों बताया भी था। पहला कारखाना अधिनियम आर्म्स एक्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा 1881 में, है ना। किसके समय? रिपन के समय, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार जनगणना रिपने के समय हुआ था, तो 1881 से आप पकड़ लीजिएगा। इसके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये 1878 किसके समय? लिटन के समय। सती प्रथा कांड विलियम बेंटिक के समय, कब? 1829 में। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, किसके काल में? चेम्सफोर्ड, है ना। चेम्स लिखिए, चेम्सफोर्ड, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में। रॉलेट एक्ट भी 1919 में, चेम्सफोर्ड के काल में। भारत में वुड के डिस्पैच 1854 में पेश किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सी आएंगे एग्जाम में, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लिंग हार्मोन है जो है आप इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है?
ऑप्शन में एक दिया गया था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका लिंग हार्मोन है और लिंग हार्मोन में भी नर हार्मोन है। जब पुरुष जब यौनावस्था में कदम रखता है तो ये हार्मोन जो है इन्हीं हार्मोन के कारण मतलब ये एक्टिव रोल अदा करता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है। वहीं पे मादा लिंग हार्मोन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन जो है ये मादा जो है लिंग हार्मोन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, इसे लरोरो हार्मोन कहा जाता है और इसकी स्रावन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से होती है, अधिवृक्क ग्रंथि से होती है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन ये थायराइड ग्लैंड से निकलती है आपका थायरोक्सिन। इसके अलावा इंसुलिन एक हार्मोन है, ये पंक्रियाज से निकलती है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होती है। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष है वो हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? तो नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते राज्यपाल। लेकिन यही अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप के चाह सकता है, समझ रहे हैं? हटा नहीं सकते, इस्तीफा ले सकते हैं और नियुक्ति कर सकते हैं कौन? राज्यपाल। राज्यों के अंदर जो लोक सेवा आयोग होता है जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, इस प्रकार से भैया, है ना। राज्य लोक सेवा में आयोग के सदस्यों का जो कार्य अवधि है या तो 6 साल पूरा लीजिए या 62 वर्ष तक रहिए। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग में अपनी राजीनामा राज्यपाल को सौंपकर सेवा मुक्त हो सकते हैं। राज्य के हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की तबादला जो है ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं कौन? राज्यपाल साहब, जो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला, काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? भैया कार्तिक महीना में। दिवाली के अगले दिन ही बिहारों में काली पूजा होता है, लेकिन उतना फेमस नहीं है इसलिए पश्चिम बंगाल पूछ लिया होगा, तो ये कार्तिक हो जाएगा। इसके अलावा हम्पी मंदिर किस, अच्छा आपसे ये भी पूछा जाता है कि गंगा सागर मेला जो है आपका पश्चिम बंगाल में ये किस त्योहार के अवसर पे मनाया जाता है? तो कहिएगा मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति के समय जो है आपका गंगा सागर मेला मनाया जाता है। कहां पे लगती है? कहां पे? आपका ये पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अलावा हम्पी मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है हम्पी मंदिर। इसके अलावा दक्षिण भारत का अधिकांश मंदिर किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में। और उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली में। द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर की विशेषता होती है गोपुरम, लंबा गलियारा। इसके अलावा भारत में मिर्च की खेती लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगाली को। मिर्च की खेती, तंबाकू, पपीता, ये सब जो है, काजू भी लिख लीजिएगा, ये सब जो लाए थे कौन लाए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली की ही को ही भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है 1498 में वास्को डी गामा को, है ना। कालीकट पहुंचा था और पूछा जाता है कि सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइएगा 1502 में। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पूछे हैं, पाणिनि है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। संवाद कौमुदी के लेखक या फिर मिरात उल अखबार जो फारसी में लिखा गया था, इसके लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को समाज से रिलेट करके काफी क्वेश्चन हमने बता दिया है, सीधे आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर है 1875 में, और राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज और 1815 में आत्मीय सभा के फाउंडर है। ए वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर साहब है। हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्विट, इंडियन ओपिनियन, ये सब जो किताब है ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़े हुए हैं। अगला है ज्वालामुखी क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो भाई बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, या फिर आग्नेय शैल कह सकते हैं कि आग्नेय शैल जो है ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत ही बनते हैं, जब आपका मैग्मा लावा में रूपांतरित होते हैं और जमते हैं। देखिए एक बात बता दूं कि जब भी ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी फटती है इस प्रकार से, तो जो ये द्रवभूत शैल जो पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में आपका शैल है, जब ये आएगा ऊपर और यहाँ पे जमा होगा, तो जब तक ये नीचे था तब तक ये मैग्मा था। जैसे ऊपर आया तो ये हो गया लावा, ठीक है। और ये जिस मुख से ये निकलता है ना, इसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, है ना, क्रेटर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी सब दिन बताते हैं 2017 से लागू। 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28, और सबसे पहले असम में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ब्रह्म समाज अभी अभी चर्चा हो गई, 1828 है, 1828 अभी अभी चर्चा हो गई। इसके अलावा 1875 में किसकी सरकार थी? देखिए
आपको याद होगा कि देश में आंतरिक मामलों के आधार पे पहली बार आपातकाल कब लगी थी, तो आप कहोगे 1975 में, है ना। इस पे जो है आपने पिक्चर में भी कई बार दिखाया गया है, तो इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में सिक्किम राज्य भी बना था। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई साहब, जो जनता पार्टी के सरकार की तरफ से पीएम सेलेक्ट होकर जो है सत्ता में आए थे 1977 में। इससे पहले खाली कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इससे पहले किसी और पार्टी की कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। इसके अलावा मोरारजी देसाई साहब जो है सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं, 10 बार, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट सन्मुखम सेट्टी और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किया है। वोट देने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 से 18 किया गया, नहीं कब किया गया, तो 1989 में किया गया था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है, तो स्कूप शब्द का संबंध गोल्फ से है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल धन विधेयक को परिभाषित करेगा, या फिर धन विधेयक से कोई क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है कि यही आया था, तो इसमें थोड़ा देखिएगा जो एग्जाम दिए हैं बच्चे। तो 110 हो जाएगा धन विधेयक से। धन विधेयक है या नहीं, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो इसमें फैसला कौन लेते हैं, स्पीकर लेते हैं। धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में। नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम पूछा है, एन अननोन इंडियन, नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक है, ये तो रेलवे की क्वेश्चन है, एसपीडी में 5000 जगह मिलेगा। ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक भी नीरज सिंह चौधरी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये पैसेज टू इंडिया के लेखक ईएम फोस्टर है। लोसांग उत्सव पूछा गया है, सिक्किम में हो जाएगा। लोसार मैंने आपको बता रखा है कि ये सिक्किम नहीं, ये 3 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख में होता है, लेकिन यहाँ पे लोसांग पूछा है सिक्किम। सिक्किम के अन्य त्योहारों में आएंगे सकेबा हो जाता है, जो किरात खम्बू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सागा दावा हो जाएगा, ये सभी के सभी सिक्किम का हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पूछा है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, भाइयों को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द से अवगत पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही करवाया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो ये सब दादा भाई नौरोजी की गाथा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शेषाचलम कहां पर है, तो शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, नेचुरल साइट है। इसके अलावा बोरा की गुफाएं भी आंध्र प्रदेश में है। हम्पी का खंडर कर्नाटक में है। अरावली पर्वत श्रेणी की टॉप चोटी गुरु शिखर नाम है इसका, क्या नाम है, गुरु शिखर, यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे है, राजस्थान में, जो राजस्थान की टॉप चोटी भी है। इसके अलावा अजंता एलोरा कन्हेरी की गुफा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, हरित क्रांति के समय जो है, देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। देखिए हरित क्रांति इंडिया में आया 1967 में, तो ऐसा नहीं है कि आज हमने लाए और आज ही सोचे आज ही आ गए, नहीं, कोई चीज के पीछे बहुत दिन की मेहनत होती है। तो जब हरित क्रांति पे बात विचार विमर्श हो रही थी, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब सेकेंड प्रधानमंत्री, हाँ सेकेंड प्रधानमंत्री है ना, शास्त्री जी थे। लेकिन जब आया तब इंदिरा गांधी था। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। विचार विमर्श के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जब आए तो इंदिरा गांधी, क्योंकि हरित क्रांति 1967 में आया, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले। परसों के दिन यही पूछा था कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन सर, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों की पैदावार में बढ़ोतरी करना, उन्नत किस्म के बीज खाद का प्रयोग करके। सबसे अधिक असर जो है गेहूं पर पड़ा था। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है पूछा है, साउथ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ फ्रंटन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी के अंदर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, झांसी और आपका जो है आगरा है, लेकिन इलाहाबाद में इसके जो है हेडक्वार्टर है। सेंट्रल रेलवे मुंबई सीएसटी है। दक्षिणी रेलवे चेन्नई है। वेस्टर्न रेलवे भी है जो आपका मुंबई में भी है, वेस्टर्न रेलवे, तो कभी ये नहीं कहते चर्च गेट में है, ठीक है। तो ये सब है। कुणबी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गोवा से। गोवा के अन्य प्रमुख त्योहार में तरंग मेल, सिमगो, मड डांस, साओ जाजाओ, फुगरी, ये सभी आपके गोवा में जो है मनाए जाते हैं। नीति सिद्धांत किस भाग में है, 4 में। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। कौन कौन से आर्टिकल, 36 से 51 के बीच में। इसके बीच की आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिया था। इसमें कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, तो 3 प्रकार से। कैसे, गांधीवादी, उदारवादी और बौद्धिकवादी, मतलब इस प्रकार से, है ना।
गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, इस प्रकार से ये 3 प्रकार से जो है कैटेगराइज किया गया है इसके आर्टिकल को। और 36 से 51 के बीच में जो इंपॉर्टेंट 40, 44, 42, 49, 47, 50, 51 जो भी आर्टिकल है सब मैंने आज सवेरे वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। अब थोड़ा सा भाग देख लेना है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में जो है आपका संघ है, भाग 6 में राज्य है ना। इसके अलावा भाग 9 में ग्राम पंचायत है। इस प्रकार से भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज है, ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कल नहीं, परसों नहीं, सब दिन लगभग बता ही देता हूं, विश्वनाथ आनंद साहब। इसके साथ ही साथ इनके किताब का नाम भी बता देता हूं, मैंड मास्टर। क्या नाम है? मैंड मास्टर। इसको पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, 1991 में स्टार्ट हुई थी, 1992 में मिला था। अभी इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, जो 2023 में शरद कमल को दिया गया है। ठीक है, शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर है हमारा कौन? विश्वनाथ आनंद साहब। कौन सी किताब लिखे हैं? मैंड मास्टर। शरद कमल क्या खेलते हैं भैया? टेबल टेनिस खेलते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 4 पदक जीते, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, 3 गोल्ड प्लस 1 जो है आपका सिल्वर जीते हैं। तो ये जो है याद रखना है कि इस बार का किसे मिला है, तो शरद कमल को। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, सॉरी प्रैक्टिस सेट का नहीं, आज के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। बाद में कि आप हमारे पेड पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जो भी स्कीम की आपको पीडीएफ चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देखे ही होंगे, तो आप ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।